हाय गाइस, आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। जो मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था इस बार 2023 में, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे कि सबको पता है कि कल मॉर्निंग में रिज़ल्ट आ गया था। तो आप सभी लोगों ने रिज़ल्ट देखा होगा, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, उन्होंने रिज़ल्ट देख लिया होगा। और बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे भी है जिन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनके नाम आ गए हैं। लाइक मैं कल ऐसे ही शाम को इवनिंग में एक क्लिनिक पे गई थी, डेंटल क्लिनिक पे। तो उनकी वाइफ जो कि सीटेट एंड अदर एग्ज़ाम्स देती रहती हैं, बट उनको मेंस नहीं देना है, बट वो ऐसे ही गई थी देने के लिए एग्ज़ाम, और उनका भी क्वालिफाई हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ बात करेंगे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। और ये एक जनरल वीडियो है जो इस वीडियो से रिलेट करेंगे। ये सिर्फ उन लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है और ये सब लोगों के लिए नहीं है जो मेरी वीडियो से रिलेट कर रहे हैं अपने आप को। तो ये उन लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती है। हेल्पफुल किस तरीके से हो सकती है कि हम लोग की लाइफ बहुत छोटी होती है, तो दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। सिर्फ ये इसका मकसद है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, तो उसमें आपके लाइफ के बहुत गोल्डन टाइम्स चला जाता है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि मेरी यूपीएससी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी। 2018 तक मैं बहुत अच्छा अपनी जॉब में थी, और 2018 में मुझे लगता है कि यार मेरे अंदर पोटेंशियल है, और मैंने 2018 में मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है यूपीएससी को क्रैक करने का। मैं इसका सिलेबस चेक करती हूँ और मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन दे देती हूँ। और 2018 लास्ट में, आई थिंक नवंबर दिसंबर में, फिर 2019 में मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की प्लानिंग करती हूँ। और मैं फिर यही जनवरी फरवरी में मैं अपना मतलब विज़न IAS से मैं कांटेक्ट करती हूँ, और फिर मैं वहाँ उनका कोर्स भी परचेस करती हूँ। एंड मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं अदर सब्जेक्ट इतना नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी रखा, क्योंकि मुझे उसमें स्टार्टिंग से मुझे ये सारी चीज़ें जानने में इंटरेस्ट भी था। तो मुझे लगा कि जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो रखना चाहिए। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी के लिए बाइजू का कोर्स लिया, और क्योंकि उस टाइम पर कोरोना आ चुका था 2019 में, तो कोचिंग्स वगैरह सब सेट डाउन हो गई थी। बाद भी बहुत सारे लोग जब कोरोना ख़त्म हो गया, फिर से लॉकडाउन ओपन हुआ, तो बहुत सारे लोग जाके दिल्ली में कर रहे थे। तो ऑलरेडी मैंने कुछ कोचिंग्स में फ़ीस दे दी थी, और मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है ना मेरे फादर के पास है कि हम लोग इतना अफोर्ड कर सकें कोचिंग में। फिर भी मैंने बहुत सारा पैसा इधर अपना प्रिपरेशन में लगाया पैसा। तो मैं 2019 में प्रिपरेशन करती हूँ। 2019 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, एंड 2020 और 21 में मेरे घर में कुछ कोरोना होता है, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों के घर में डेथ्स हुई हैं। तो ऐसे ही मेरे घर में भी मेजर्स प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो जिस वजह से मेरा 2020 और 2021 में मेरी प्रिपरेशन एज़ मच उस लेवल की नहीं हुई थी कि मैं यूपीएससी को क्रैक कर पाऊँ। बट हाँ, मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही थी विद स्ट्रगलिंग माई फैमिलीज़ एंड अदर थिंग्स, जो कोरोना की वजह से हुआ था। बट अब हम बात करते हैं 2023 की, कि जो हम 2023 में आते हैं। 2023 में क्या होता है कि 2023 मेरे लिए फुल ऑफ सरप्राइजिंग रहा। जैसे कि 2023 जैसे कि लगा, तो मेरी इस बार 2023 में यूपीएससी को मिला के कुल 4 ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। तो हम पहली ट्रेजेडी की बात करते हैं। तो मैं उसके बारे में नहीं, मतलब किस ट्रेजेडी क्या हुई वो मैं आपको बता देती हूँ, बट मेरे फैमिली से ही रिलेटेड है। तो वो ट्रेजेडी होती है फरवरी में, और वो भी अनएक्सपेक्टेड होती है, कुछ उसका अंदाज़ा नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और जिसकी वजह से करीब 1 महीना 15 दिन हमें हॉस्पिटल में बिताने पड़ते हैं, और उसके बाद घर में। तो 1 महीना मुझे पूरा इंगेज रहना पड़ता है उसमें। बट एनी हाउ बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। एनी हाउ मैं फिर से अपनी जो प्रिपरेशन है मार्च अप्रैल से रिज्यूम करती हूँ अच्छे से, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह का था, तो मैं इतना नहीं उसमें अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे पा रही थी। तो 2022 में मैं अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू करती हूँ, और अप्रैल मई जून में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अनअकैडमी का कोर्स भी फिर से परचेस कर लिया था, क्योंकि उस पर मृणाल सर पढ़ाते हैं। तो मुझे अपडेटेड इकोनॉमी चाहिए थी। हालांकि टेलीग्राम अदर चैनल्स पे आपको उनके पुराने वीडियोस मिल जाते हैं, बट आपको अपडेटेड चाहिए कंटेंट, जिस तरीके का कंपटीशन हो रहा है। तो इस वजह से मैंने अनअकैडमी का कोर्स भी परचेस कर रखा था, एंड मैं बढ़िया प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी। तो उसके अप्रैल मई जून में अच्छे से प्रिपरेशन करती हूँ, और जुलाई अगस्त में फिर से एक बिल्कुल भी नहीं सोचा था, सडनली एक दिन हमारे घर में एक और प्रॉब्लम आ जाती है।
फाइनेंशियली काफ़ी लॉस होता है और जिस वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिल्ली में जाऊँ या कहीं और जाऊँ, वहाँ जाके अपने लिए रूम लूँ सेपरेट और प्रिपरेशन कर सकूँ। तो मुझे घर में ही एक सेपरेट रूम मिला हुआ है, मैं उसमें प्रिपरेशन करती हूँ। बट ऐसा चूँकि घर का माहौल बिगड़ा तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि यार ये सडनली ये चीज़ क्या हो गई। तो मैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या वो नहीं बता रही हूँ, बट हाँ ये बता रही हूँ कुछ ऐसा सडनली हुआ। फिर उसके बाद अक्टूबर आता है, दिवाली होती है, प्रिपरेशन फिर मैं रिज्यूम करती हूँ। बहुत अच्छे से मेरी प्रिपरेशन चल रही होती है, मैं जितना 100% देना चाहती हूँ मैं दे रही होती हूँ, डे नाइट पढ़ के 16 घंटे 17 घंटे, अपनी सेहत को भी ना देखते हुए। ठीक, वेट भी गेन हो गया मेरा। उसके बाद सरप्राइज़ मेरे पापा देते हैं, दिवाली का दिन होता है और हम लोग बहुत अच्छे से दिवाली की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और मेरे पापा को नाइट में, वो जिस दिन दिवाली होती है मेन दिवाली, उसे एक दिन पहले वो सोए हुए होते हैं और नाइट में उनको आई डोंट नो कैसे वो अच्छे खासे वॉक करके पानी वानी पी के सोए थे और उनको नाइट में ही कार्डियक अरेस्ट आ जाता है रात के 2-3 बजे, जैसा जो हमें नहीं पता चलता है, हमें मॉर्निंग में पता चलता है। उनकी रात में 2-3 बजे डेथ हो जाती है। और ये एक सडन सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा एस्पेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी एस्पेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पापा फिट रहते थे। और मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ इसलिए क्योंकि जो मेरे पापा मेरी प्रिपरेशन के अगेंस्ट थे। चूँकि मैं सॉफ्टवेयर सेक्टर में थी तो मेरे पापा चाह रहे थे कि मैं अपना इसी सेक्टर में कंटिन्यू रहूं। और एक तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब एक तरीके से गैम्बलिंग है कि आपका हो गया, नहीं हुआ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे पापा मानते थे। हालांकि मेरे पापा खुद गवर्नमेंट इंजीनियर थे, बट स्टिल वो चाहते थे कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहूँ। तो जिस वजह से बट मैंने उनकी बात को इग्नोर किया और मेरे पापा से इस वजह से फ़ाइट इन द सेंस कि हाँ, एक तरीके से जो दरार होती वो आ गई थी। क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती थी और जॉब करना चाहती थी। और पापा, चूँकि जो मेरी एज थी वो 25 थी उस वक्त मैंने सोचा कि 25 में कंप्लीट हो रही है, 26 में लग चुकी थी। तो मेरे पापा नहीं चाह रहे थे 2019 में कि अब मैं इस एज में यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ। वो चाह रहे थे मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ, बट मैं कंटिन्यू उनके अगेंस्ट थी। और मैं इस चीज़ के लिए मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, लड़की अगर करना चाहती है तो करने दो। बट यहीं से मेरे और मेरे पापा के बीच जो रिश्ते थे वो थोड़े से ख़राब हो गए, क्योंकि पापा मेरी प्रिपरेशन के अगेंस्ट थे। क्योंकि उनको लगता है कि यार ये मतलब एक तरीके से टाइम वेस्ट है, नौकरी छोड़ के ये सब करना एक तरीके से टाइम वेस्ट है। बट मैंने पापा की बात नहीं सुनी और मैं अपना लगी रही, कोई नहीं, चल होगा। एंड जब 2023 में अक्टूबर में मेरे पापा की डेथ हो जाती है तो फिर 1 महीना में तो बहुत ज़्यादा, 15 दिन तक तो तेरही वगैरह होती, तो दुख मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। आज भी दुख है उस चीज़ का कि मैंने पापा की बात क्यों नहीं मानी। मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे, मुझे पता भी नहीं आखिरी बार वो लास्ट टाइम वो मुझसे क्या कहना चाहते होंगे, मुझे नहीं पता। और उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ के लिए अपने पापा से फ़ाइट करती थी कि नहीं मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो हूँ अब जो हुआ अब मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन रिज्यूम करती हूँ। तो मैं आफ्टर माय फादर डेथ, आफ्टर 15 डेज़ मेरे पापा के जाने के बाद, तो मेरा जो पढ़ने का था जो शेड्यूल था वो 15-16 घंटे हो जाता है आराम से। और मैं पूरी स्टडी पे फोकस करती हूँ और घर में थोड़ा दुख का माहौल रहता है, फिर भी मैं अपनी स्टडी पे फोकस करती हूँ कि मुझे एनी हाउ इस बार ये क्वालिफाई करना है, क्योंकि एज भी बढ़ रही है, लेट शुरू किया है। पापा भी अगेंस्ट थे, शादी नहीं की है, इसमें लगी हुई हूँ। और 2019 से अगर काउंट किया जाए तो 2019, 20, 21, 22 4 साल, मतलब 22 और 23 5वां साल, तो 5 साल हो रहे हैं। जो कि मैंने अपनी लाइफ का, जो आपका 20 से 30 का होता है कि गोल्डन टाइम होता है आपकी लाइफ का, तो वो मैंने 5 साल एक तरीके से कहो कि फिर मुझे मतलब तब तक लग रहा था ठीक है हो जाएगा अपना, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पूरी तरीके से, मॉक टेस्ट दे रही थी। एंड रीडिंग कंप्रहेंशन मैंने बहुत अच्छे से कर लिए थे, डीआई मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी सीसेट के लिए। एंड डीआई और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स वगैरह एंड अदर जो भी आता है ब्लड रिलेशन अच्छे से तैयार कर लिया था। और रीडिंग कंप्रहेंशन तो मेरा बहुत, मतलब चूँकि मैं द हिंदू पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ, तो मेरा रीडिंग कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस गलत जनरली नहीं होते हैं। मैं उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस, मैंने पिछले 10 बुक भी ले रखी है, तो जिस वजह से मैंने उसकी भी प्रैक्टिस की रीडिंग कंप्रहेंशन की, तो ताकि मेरा सीसेट मुझे किसी तरीके से रोके नहीं कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं। तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करती हूँ। एंड
प्लस भगवान में भी फेथ रखती हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा इस बार क्वालिफाई होना चाहिए, डिस्पाइट कि मुझे इतना दुख है, मेरे पापा नहीं है घर में, बहुत सारा, मैं भी सारी सिचुएशन आपको नहीं बता सकती, बट हाँ बहुत ज़्यादा एक दुख का माहौल था। बट स्टिल मैंने अपनी प्रिपरेशन ये सब चीज़ों को साइड रख के मैंने अपना कंटिन्यू करती हूँ। एंड अक्टूबर के बाद भी मुझे 6 महीने तो मिलते ही है, इस मई को पेपर होता है, मैं फुल ऑन मेरी प्रिपरेशन रहती है। आपके जो जीएस पेपर बन होता है उसकी मैं कहीं ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन छूट जाए, ये हो जाए, तो मैंने एग्रीकल्चर की भी सेपरेट बुक ले ली थी और करंट अफेयर का भी हर एक सेक्टर से मैंने अच्छे से पूरा तैयार कर लिया था कि किसी तरीके से मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी कि इस बार मैं ये ना हो कि मुझे ये एक्सक्यूज़ मिल जाए, मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। मैं A to Z जितना भी मेरे से बन पाया मैंने कंटिन्यू 6 महीने मेहनत की और मैं पेपर देने जाती हूँ। एंड एग्ज़ाम देती हूँ फर्स्ट शिफ्ट का, तो देखती हूँ कि ऑप्शन 1 है कि 2 ऑप्शन सही है कि 3 ऑप्शन सही है कि सारा, फिर और स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आप सभी ने देखा है। तो इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक अटैम्प्ट बचा हुआ है, मैं आपको बता दूँ। तो मैं ये पेपर देखती हूँ, बट मैं इतना शॉक्ड नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे मेरी प्रिपरेशन अच्छी लेवल पे थी, तो जो क्वेश्चंस थे वो मैं करती हूँ अपने सूझबूझ से। पेपर टफ होने के बावजूद भी मेरी प्रिपरेशन GS1 में अच्छी थी, तो मैं उस पेपर को अच्छा करके आती हूँ। और सेकंड पेपर होता है, मैं सेकंड पेपर देने जाती हूँ। सेकंड पेपर में देने बैठती हूँ तो मेरी आदत है मैं पीछे से शुरू करती हूँ पेपर करना। तो जब मैं पीछे से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कोई ऐसे, मतलब मैंने सोचा कि पहले मैं मैथमेटिकल पोर्शन कर लूँ, उसके बाद मैं रीडिंग कंप्रेहेंशन पे आऊँगी। तो मैं मैथमेटिकल का पोर्शन देखती हूँ तो मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखता, बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ गए होते हैं इस बार। एंड मुझे ना कोई DI मिलता है, ना मुझे जो मैं एक्सपेक्ट करके गई थी कि हाँ ठीक है लेवल टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, वो मैं कर लूँगी, वो मुझे नहीं मिलता है। बहुत हार के मैंने उसमें से 4-5 क्वेश्चन मैंने उसमें से किए बहुत मुश्किल से, और उसके बाद मैं अपनी रीडिंग कंप्रेहेंशन पे आ जाती हूँ और वो मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ। ऐसे करके मैंने टोटल 36 क्वेश्चंस किसी तरीके से अटैम्प्ट किए और होपफुली मैं वेट कर रही थी रिज़ल्ट का कि रिज़ल्ट आएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। कल 12 तारीख को रिज़ल्ट आता है और मैं अपना नाम सर्च करने की कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं मिलता है। मैं अपना रोल नंबर कई बार देखती हूँ कि यार ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, बट नो, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो आई डोंट नो ये किस तरीके से कहाँ पे गलती हुई मुझसे। आई थिंक ये मेरा CSET था जो मुझे लेके डूबा है, या GS1, आई डोंट नो, क्योंकि स्टेटमेंट 1, 2 ये सही है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, 2 तो आई डोंट नो किधर मिस्टेक हुई किधर नहीं। बट यहाँ पे भी मुझे जो चौथा मेरी लाइफ का सरप्राइज़ मिलता है 2023 का, वो मुझे जो फोर्थ मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग रहती है मेरी लाइफ की, वो मुझे UPSC देता है 28 मई। मैं कभी नहीं भूलूँगी 28 मई 2023 ये जो दिन है। तो क्या एक्सपेक्ट कर गए थे, कुछ अलग ही आ गया, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से जिन लोगों का पेपर क्वालिफाई हुआ है प्रीलिम्स, क्योंकि जो CSET था वो CSEट एक जो IAS में आता है वो तो नहीं था। मैं ये पूरा मतलब रीडिंग कंप्रेहेंशन को छोड़ दें बाकी का पोर्शन, तो जो भी लोग गए हैं आई डोंट नो सरकार उनसे कौन सा काम कराने वाली है, ठीक है। फिर भी उन लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा किया उन लोगों ने, ऐसे पेपर को भी क्वालिफाई किया, बहुत ही अच्छा किया। तो एंड अब बात करती हूँ मैं कि क्या मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा अपने 5 साल बर्बाद करके। क्या मैं अब आगे पेपर नहीं दूंगी, जो मेरा एक अटैम्प्ट बचा हुआ है क्या मैं वो नहीं दूंगी। तो मैंने कल ऐसा सोचा बैठ के जब मेरा रिज़ल्ट आ गया कि यार मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ इतनी, जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो कोरोना आ गया था, तो पेपर जैसे पहले ही पैटर्न आते थे उससे थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि पहले करंट अफेयर के फिर भी 17-18 क्वेश्चंस रखे जाते थे, उस बार नहीं रखे गए थे। कोरोना के नए नए वेरिएंट आते, ऐसे UPSC भी नए नए वेरिएंट निकाल रहा था, जो भी मैंने पिछले 4 बार पेपर दिया। फिर अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है, एज भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे नेक्स्ट टाइम, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने 5 साल वेस्ट कर दिए, बहुत सफिशिएंट थे ये वेस्ट करने के लिए अपनी पापा की इच्छा के अगेंस्ट जाके। मेरे पापा इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं अब, और तो मैं इसमें अब क्या बोलूँ। तो मैंने अब फ़िलहाल सोचा है कि मैं वापस से अपने सॉफ्टवेयर सेक्टर में जॉब करूँगी, या मैं कुछ और जो भी करती हूँ मैं अपना प्राइवेट सेक्टर में और या अपना पर्सनल जो भी करूँगी अपनी जॉब रेज्यूम करूँगी, और साथ में ही जो मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी का नीचे है या अंडर कैपेसिटी है या ओवर कैपेसिटी है, मैं वो एग्ज़ाम दूँगी। बट हाँ,
मेरा कहना है उन लोगों के लिए जो आईएएस की फ़र्स्ट टाइम, जिन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो वो लोग पिछले 10 साल का भी देख लें और अब का भी पैटर्न देख लें। अब ये बिल्कुल भी मत मान के चलना कि 2024 में जो पैटर्न आने वाला है वो 2023 से ईजी रहेगा। नो, कंपटीशन बहुत टफ हो गया। इस बार भी 12 लाख से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे तो एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल पेपर का पैटर्न इजी रहेगा, पेपर का पैटर्न टफ ही रहेगा। तो वो अपने आप को तैयार करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल दें इस चीज़ में, ज़्यादा साल ना दें, क्योंकि ये जो आप ग्रोथ करने का टाइम है ना आपका 20 से 30, यही होता, वही आप इसमें आप वेस्ट कर देते हो, एक डिप्रेशन फेज़ में चले जाते हो। तो ये सही नहीं है, इसको आप प्रोडक्टिव रखो, उसके साथ में आप प्रिपरेशन करो। लेकिन हाँ, जब आप एकदम इनिशियल स्टेज में वो स्टार्ट कर रहे हो, ग्रेजुएशन किया है, तो आप 2-3 साल इसको दो, समझो कि हाँ आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2-3 अटैम्प्ट सफिशेंट होते हैं आपको समझने के लिए। उसके बाद आप अपनी जॉब ज्वाइन करो और उसके साथ में आपका अगर आपको क्रेज़ है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करें उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने जॉब छोड़ के या जिनके कई अटैम्प्ट हो चुके हैं, अभी उनको फिर भी अभी उनके अटैम्प्ट बचे हुए हैं, उन्होंने 5 साल, जैसे मैंने ही 5 साल दे दिए, तो जिन्होंने 5-6 साल दे दिए, तो उनके लिए मेरा क्लियर यही है, क्लियर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अब एक ऐसे पेपर के पीछे मत भागो जो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका कि कोई सर पाँव ही नहीं है कि आपको क्या मिल जाएगा पेपर में देने के लिए। आप पढ़ के जा रहे हो, सिलेबस कुछ और कहता है, आप पढ़ के जा रहे हो, अब दिन रात मेहनत कर रहे हो, मैप पढ़ रहे हो, कंट्रीज़ देख रहे हो, न्यूज़ में कौन सी कंट्रीज़ आ रहे हो, उसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ देख रहे हो, इवन यही नहीं, उसके आसपास में कौन सा सी है वो देख रहे हो, किससे बाउंड्री टच हो रही है वो देख रहे हो, और साइंस एंड टेक में क्या आ रहा है वो देख रहे हो, फिर प्लस उसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ रहे हो कि कहीं कुछ ऐसा ना पूछ ले कि यार ये चीज़ ना रह जाए। तो इतना माथापच्ची करने से अच्छा है कि आप जो है अपना भाग्य 1-2 बार आजमाएं इसमें, और ज़्यादा इस चीज़ में मत घुसे, क्योंकि इससे क्या होगा कि डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा। आप किसी बहुत सारी जॉब निकलती गवर्नमेंट की पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसको अप्लाई करें अगर आपकी एज है बिफोर 30, और सब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के पीछे भागे, और भी जॉब के लिए ट्राई करते रहें, क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया। अब सिर्फ यूपी की बात कर ले तो यूपी में भी हर घर में भाई एक से एक बंदा बैठा हुआ जो कि धुरंधर है। ऐसे ही नहीं, इस बार सीसेट लोगों ने क्लियर किया है, तो बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मतलब जिन्होंने भाई वो पेपर क्वालिफाई कर लिया है। तो मेरा मैसेज यही है कि सिर्फ यूपीएससी के पीछे मत भागो, जिन्होंने 5 साल बर्बाद कर दिए। मैंने तो अपनी एक्सपीरियंस से यही सीखा है, और मैं जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो भी आपके शेड्यूल में है, आप उसकी प्रिपरेशन करते रहो, बट सिर्फ लाइफ को गवर्नमेंट जॉब के लिए मत, अपनी लाइफ की जो आपको जीना चाहिए ना उसका गला मत घोटो। आप अपनी लाइफ को जियो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दो साथ में, बट हाँ पूरी लाइफ इसके लिए डेडिकेट मत कर दो। जो सबसे गोल्डन टाइम होता है वो आपको 20 से 30 का ही होता है। तो आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। अगर आपका हो रहा है 2-3 बार में ठीक, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इतना अपना टाइम वेस्ट करने की। तो ये मेरा मैसेज था। और मैंने जब चूँकि बताया कि ऐसा सरप्राइजिंग, ये पूरा साल मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की सरप्राइजिंग ही रहा है पूरा सब कुछ। तो ये इसलिए मैंने बताया कि हमेशा जो हम सोच के चलते वो हमारे साथ नहीं होता है। हम सोच के चलते कि हम ऐसा कर लेंगे, नहीं, बट यूनिवर्स को क्या मंजूर है हमें नहीं पता, हमारे सामने कौन सी सिचुएशन आ जाए। तो वी रेडी फॉर एवरीथिंग, तो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो हमेशा अपना जो है प्लान बी हो या कुछ भी हो उसको रेडी करके रखो। और दूसरी चीज़, ये बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं कि यार ये आईएएस ऑफिसर ये, तो मैं आपको बता दूं वो जो आईएएस ऑफिसर की वीडियो वायरल होती है वो खुद कैमरा लेके चलते हैं अपने साथ और अपनी वीडियो को सेल कर देते हैं और चल रहा है उनका बढ़िया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी एक प्रोफेसर से जो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर है उससे भी कम होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक नया सेलिब्रिटी बन के उभरा है आईएएस ऑफिसर पिछले कुछ समय से, जब से यूट्यूब बहुत ज़्यादा चल रहा है, जब से जियो ने इंटरनेट सस्ता कर दिया है, तो और भी ज़्यादा लोग इसके पीछे भाग रहे हैं कि वाह यार ये ऐसा हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं हर साल, सबका नहीं आता है, कुछ ही लोग का वीडियो बहुत चलती रहती है, तो उसके पीछे आप पगलाए नहीं। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं, बड़ा तोप नहीं है ये। आप अपना देखें, अपनी कैपेसिटी देखें, उसके अकॉर्डिंग काम करें। नहीं रिज़ल्ट निकला कोई बात नहीं, डिप्रेशन में ना जाएं और अपना
आगे का सोचे, आगे किस तरीके से करना, आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हो। यूपीएससी कोई एक ओनली होप नहीं है। और हाँ, टॉपर के बारे में मैं इसलिए बात कर रही थी क्योंकि जो बहुत सारे टॉपर अभी भी जिनका रिजल्ट निकला है, हमने तो कोचिंग की ही नहीं थी। जो पहले सेकंड दूसरे तीसरे टॉपर होते हैं, हमने तो कोचिंग ही नहीं की थी, हमने तो सेल्फ स्टडी की, हमने तो घर पे स्टडी की। अरे उल्लू मत बनाओ यार, सब लोग ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ले रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं भी ले रहे हैं तो टेलीग्राम पे फ्री के कोर्स मिल जाते हैं, डाउनलोड करके आप पढ़ रहे हो बिना टीचर के। आज के टाइम में क्वालिफाई करना मुश्किल है। पिछले मैं अगर बात करूँ, आप 15-16 साल पहले की बात करूँ तो मैं एक बार के लिए मान सकती हूँ कि बिना टीचर के आप क्वालिफाई कर सकते हो। टीचर को खुद इतनी मेहनत करनी पड़ती कंटेंट तैयार करने के लिए, फिर आप उसका कंटेंट फ्री में उठा लेते हो, टेलीग्राम से इधर उधर से पढ़ लेते हो, और फिर जो करंट अफेयर है उसे अपडेट कर लेते हो। फिर कहते हो हमने तो कोई कोचिंग करी ही नहीं यार, सारा चीज़ें तो अवेलेबल है इंटरनेट पे, इंटरनेट यूट्यूब से पढ़ रहे हो, फिर कह रहे हो कोचिंग नहीं की। ये चीज़ तो गलत है, ठीक है। क्योंकि जो टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा, भले आपने इनडायरेक्टली या बिना पैसे के उसका कंटेंट आपने पढ़ा है, कुछ भी करा है, तो क्रेडिट तो दो उसका। लोग क्रेडिट नहीं दे रहे, तो टॉपर्स बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि हमने ये स्ट्रेटजी करी और मेरे इतने सारे अटैम्प्ट निकले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई पास हो जाता है ना, तो उसने जो स्ट्रेटजी की होती है तो वो बोलता है कि यार मेरी ये स्ट्रेटजी काम आ गई, तो हमें लगता है वो हमारी स्ट्रेटजी गलत थी। नहीं, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सबका माइंड का समझने का पैटर्न अलग होता है। तो ये बात आप समझो कि हर एक पर्सन यूनिक होता है, सारे पर्सन कॉमन नहीं होते हैं, सब पे सब चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो ब्लाइंडली टॉपर्स की बातों पर मत जाइए। वो सब कोचिंग जैसे ही पीडीएफ में उन लोग का नाम आता है कि या इसने क्वालिफाई कर लिया, इसने क्वालिफाई कर लिया, सारे कोचिंग वाले आते हैं, पेड होता है सारा उनका, जो भी चीज़ उनको बोलनी होती है, तो आप उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप अपना खुद से टेस्ट दो। कुछ एक होते भी हैं जो रियल होते हैं, फिर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यही है कि अपना आगे का सोचो। और यूपीएससी ने तो दिल तोड़ दिया इस बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।